देखिए, इस में एक कहानी के माध्यम से समझाया गया है कि जो पार्ट 3 है, तीसरा पार्ट है खलील की उलझन। ये सत्ता की साझेदारी का तीसरा पार्ट है। कैसे है सुनिए। बेरूत शहर में खलील नाम का आदमी राज करता था। उसके माँ बाप अलग अलग समुदाय के थे। पिता ऑर्थोडॉक्स ईसाई थे तो माता सुन्नी मुसलमान थी। इसलिए आधुनिक शहर के लिए कोई अनूठी बात न थी। लेबनान में अलग अलग समुदाय के लोग रहते थे। राजधानी बेरूत में बस जाते थे। वे साथ साथ रहते, मेलजोल होता था, पर गृहयुद्ध में एक दूसरे से लड़ते भी थे। खलील का चाचा एक ऐसी लड़ाई में मारा गया था। जो खलील नाम का व्यक्ति था, इसका चाचा एक ऐसी ही लड़ाई में मारा गया या फिर वो ख़त्म हो गया, शहीद हो गया, ये बताया गया। ठीक है। गृहयुद्ध की समाप्ति के बाद लेबनान के सारे नेताओं ने साथ मिलकर बैठे और विभिन्न समुदाय के बीच सत्ता के बंटवारे के कुछ बुनियादी नियम पर सहमत हुए। इन नियमों के अनुसार तय हुआ कि देश का राष्ट्रपति मेनोराइट पंथ का कोई कैथोलिक ही होना चाहिए। सिर्फ सुन्नी मुसलमान ही प्रधानमंत्री हो सकता है। उप प्रधानमंत्री का पद ऑर्थोडॉक्स और ईसाई सांसद के अध्यक्ष का पद शिया मुसलमान के लिए तय हुआ। इस समझौते के अनुसार आगे से ईसाई फ्रांस में संरक्षण की मांग नहीं करेंगे। मुसलमान भी पड़ोसी सीरिया के साथ एकीकरण की मांग छोड़ने पर सहमत हुए। जब ईसाई और मुसलमान के बीच गृहयुद्ध समझौता हुआ तब दोनों की आबादी लगभग बराबर थी। देखो, यहाँ पर जो कहानी बता रही है ये बता रही है कि इन्होंने ऐसे नियम बना लिए कि इस जाति का तो हमारा प्रधानमंत्री रहेगा, इस जाति का हमारा राष्ट्रपति रहेगा, इसका ये रहेगा वो प्रधानमंत्री। तो उन्होंने जो शक्तियाँ हैं उनके बंटवारे इनकी क्षमता के अनुसार, इनके सामंजस्य के अनुसार कर लिए। इसलिए यहाँ गृहयुद्ध हुआ। लेकिन गृहयुद्ध की समाप्ति के बाद सभी नेता एक साथ बैठे, उन्होंने देखा हमारे यहाँ पे कौन कौन सी जातियाँ हैं, उन्हें ये चीज़ें दे दी जाए। अब ये एकीकरण के लिए कर रहे हैं किससे? इसमें देखो ऑर्थोडॉक्स वगैरह सबको समझ दिए, लेकिन उन्होंने पड़ोसी सीरिया के साथ एकीकरण करना चाहते थे। तो इन्होंने कहा भैया आप एकीकरण की मांग छोड़ दो, सीरिया के साथ आप ये कह दो हम सीरिया के साथ एकीकरण नहीं करेंगे तो आपको शक्ति हम दे देंगे। तो उन्होंने मान लिया, चलो हम एकीकरण की मांग छोड़ देते, हमें अधिकार चाहिए। तो सत्ता की साझेदारी में टोटल कुल मिलाकर ऐसा होना चाहिए कि एकीकरण एकता भली, दो है तीन विचार, जो छोड़े इतबार को टूटे सब जग भार। भलो 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 जगत को सार है, भली एकता चार, भली करे करतार जो भली भलाई पाए। अर्थात जब एकता होती तो भलाई होती है, और भलाई होती सबका विकास होता है। और सबसे बड़ी भली भलाई है, भली है एकता, क्योंकि इसमें एकता में ताकत होती है, एकता में शक्ति होती है। जैसे एक लकड़ी को कोई भी तोड़ सकता है, लेकिन लकड़ी के गट्ठर को कोई नहीं तोड़ सकता। इसी तरह भलाई सबसे ज़्यादा अच्छी है, एकता है, ताकत है। कहा गया है संगठन में शक्ति होती है, और सही कहा है। अब आगे पढ़ते हैं। जब ईसाई मुसलमानों के बीच समझौता हुआ तब दोनों की आबादी लगभग बराबर थी। बाद में मुसलमान स्पष्ट रूप से बहुमत में आ गए तो दोनों पक्ष इस समझौते को आदर करते हुए उसे मान रहे थे। देखो, ये भी मान रहे थे कि चलो कोई बात नहीं, जब हमारी संख्या ज़्यादा हो गई है कोई बात नहीं, हम इस समस्या को मान लेंगे, हम समझौते को मान लेंगे। हमें युद्ध नहीं चाहिए। जो युद्ध नहीं चाहेगा वो विचार करेगा, सोचेगा, समझेगा, लेकिन जो युद्ध चाहेगा वो तो ससुरा सांप काटना छोड़ देगा, लेकिन फुंकार मारना नहीं छोड़ेगा। वो कहते हैं चोर चोरी से जाए, लेकिन सीना जोरी से नहीं जाएगा। साले चोर को समझा लो, कितना भी कूट लो, वो चोरी से जाएगा, लेकिन वो हेरा फेरी करना नहीं छोड़ेगा। खलील को इस समझौते में बड़ी गड़बड़ी लगती थी। वह राजनीतिक महत्वाकांक्षा वाला लोकप्रिय व्यक्ति था, लेकिन मौजूदा व्यवस्था के रहते उसे बड़े पद पर पहुंच ही नहीं सकता था। देखो, खलील जो व्यक्ति था ये सोचता था कि मुझे बड़े पद पर पहुंचना है, और इसमें उसे गड़बड़ी महसूस हुई।
वह न तो माँ के धर्म को मानता और न ही पिता के। असल में वह चाहता था कि उसे किसी भी धर्म से जोड़कर पहचाना जाए। उसे समझ में नहीं आता था कि लेबनान भी एक अन्य सामान्य लोकतंत्र की तरह क्यों नहीं चलता। उसका कहना था सिर्फ चुनाव कराएं, हर किसी को चुनाव लड़ने की आज़ादी दी जाए। तो इसके खलील का एक अपना मत था कि सभी को तो चुनाव लड़ने की आज़ादी दे दी जाए, पहली। दूसरी, सभी को एकात्मक जो शासन व्यवस्था है इसमें लोकतंत्र की तरह चलाया जाए, सभी को चुनाव लड़ने की आज़ादी दी जाए, साथ ही सभी को अपनी बातें रखने का अधिकार भी दिया जाए। ये खलील की सोच थी। उसको ये भी उसका एक और मानना था कि सभी को मतदान अर्थात वोट डालने का अर्थात मतदान करने का निर्णय अधिकार दिया जाए। जैसे हमारे भारत में कि हमारे भारत की शासन व्यवस्था क्या कहती है कि लोकतंत्र में सभी को, जो व्यक्ति 18 वर्ष पार कर चुका है उसे वोट डालने का अधिकार है। इसके लिए हमारे यहाँ पर शासन व्यवस्था में कुछ कायदे कानून बनाए गए, कुछ नियमावली बनाई गई है। ऐसी ही खलील भी यही चाहता था कि कुछ नियमावली बन करके प्रत्येक व्यक्ति को चुनाव लड़ने का अधिकार हो और प्रत्येक व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार। ये खलील की सोच थी, बिल्कुल सही थी खलील की सोच। खलील नहीं चाहता था कि गृह युद्ध की स्थिति वापस बने, लेकिन वैसे भी खलील जो भी हुआ वो अच्छा हुआ। वहाँ पर गृह युद्ध एक बार हुआ लेकिन दोबारा मच गया। अब देखिए आगे देखते हैं। और चुनाव लड़ने की आज़ादी दी जाए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा वोट मिले वह राष्ट्रपति बन जाए। और उसका मानना था भैया जिसको जनता पसंद करे, असल में ही पसंद करे, वही हमारा क्या बने, लीडर बने, हमारा राष्ट्रपति बने, हमारा प्रधानमंत्री बने। ये नहीं है कि आप वंशवादी राजनीति थोप दो। जैसे हमारे यहाँ पर वंशवाद की राजनीति बहुत होती है, इंडिया में बहुत होती है। ऐसा नहीं है कि वंशवाद की राजनीति नहीं होती। देख लीजिए, हर जो भी नेता मंत्री है उसका बेटा नेता मंत्री बनेगा ही बनेगा, क्योंकि ये वंशवाद की राजनीति है। आप कोरिया चले जाइए, चाइना चले जाइए, चाइना में एकात्मक पार्टी है। इसके अलावा कोई कभी भी इस पार्टी के अध्यक्ष के अलावा कोई भी राष्ट्रपति नहीं बन सकता, ना ही चुनाव लड़ सकता है समुदाय। लेकिन जिन बड़े बुजुर्गों में ने गृह युद्ध देखा उनका कहना था कि मौजूदा व्यवस्था शांति की सबसे अच्छी गारंटी। अब देखो, खलील कहता है कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन वहाँ के जो बड़े बुजुर्ग थे उनका मानना था कि ये जो सारी व्यवस्था है बहुत अच्छी है, क्योंकि हमें शांति चाहिए, युद्ध नहीं चाहिए, शांति की आवश्यकता है। और शांति की सबसे अच्छी गारंटी, क्योंकि यार युद्ध नहीं हो रहा है, बहुत अच्छा। युद्ध तो सबसे बड़ी विभीषिका का कारण है। युद्ध में 2 सेनाएं मरती है, अनाथ, बहुत से बच्चे अनाथ होते हैं, बहुत सी महिलाएं विधवा होती हैं। कौन चाहेगा युद्ध? कुछ लोभी, कुछ लालची, कुछ सत्ता के लालची, कुछ महत्वाकांक्षी व्यक्ति ऐसा करते हैं, जैसे कि अभी चाइना की विस्तारवाद की नीति। यूक्रेन देख लीजिए, जो आज की अभी वर्तमान समय में यूक्रेन देख लीजिए, कभी भारत का विरोध करता था, आज भारत के आगे कटोरा लेकर के भीख मांग रहा है, हमें बचा लो, हमें बचा लो, और फिर कहता है मैं रूस पर काउंटर अटैक करूंगा। भीख में मिले हथियारों के दम पर वो उस महाशक्ति को ललकार रहा है, एक शेर को ललकार रहा है। लेकिन उसे पता नहीं है कि अभी जो माइनॉरिटी रखता है, जो देश माइनॉरिटी रखता है, हर चीज़ को कंट्रोल करने की ताकत रखता है, जो सुपर पावर अमेरिका को भी रास्ता दिखाने की औकात रखता है, वो मेरा भारत देश है। इस भारत के खिलाफ तो पाकिस्तान जैसा नंगा कटोराबाज देश मेरे भारत के खिलाफ कहता है, मेरी भारत माता के खिलाफ बोलता है। जिस देश को हम भीख डालते हैं, टुकड़े डालते हैं, हमारी झूठन के टुकड़े हमने दिए हैं, हमारी झूठन खा के जो देश बना है वो हमें आके दिखाया। जो आज इजराइल देश है, किसी पर अटैक नहीं करता, लेकिन अपनी सुरक्षा के लिए वो करता है। और हमारा भारत भी वो कर सकता है, लेकिन हमारे भारत में राजनीति का बहुत गंदा खेल है। यहाँ पर तो ऐसे ऐसे व्यक्ति हैं जो राजनीति पर नहीं, शहीदों की शहादत पर सवाल उठा देते हैं और फिर कहते हैं हमने ये किया, हमने वो किया। काला सत्य एक दिन
मैं आगे के पार्ट्स में ये जब आगे पार्ट्स बनेंगे तो मैं उसमें ये भी बताऊंगा कि कैसे किया है, सबका काला चिट्ठा खुल जाएगा। अभी कहानी खत्म नहीं हुई कि टीवी टावर के पास पहुंच गए, वहाँ वे रुकते हैं और जल्दी से कहते हैं कहानी खत्म हो। अपना सवाल विक्रम से पूछा, आपको लेबनान का कानून फिर से लिखने का अधिकार होता तो आप क्या करेंगे? अब देखो बेताल पूछता है विक्रम से कि आपको अगर लेबनान का कानून दोबारा लिखने का अधिकार दे दिया जाए तब क्या करोगे? तो आप क्या करते? या पुरानी व्यवस्था ही चलने देते या फिर कुछ नया कर देते? तो बेताल पूछ रहा है विक्रम से। विक्रम अपने बीच हुए समझौते को दोहराना नहीं भूला। अगर आपके दिमाग में स्पष्ट जवाब है तो आप फिर बताते तो आपकी मोटरसाइकिल जाम हो जाएगी, आप आगे नहीं बढ़ सकते। बेचारा विक्रम बेताल के सवाल का जवाब देने में मदद कर सकते हैं। जवाब दे सकता है पर उसको रुकना नहीं। अब पढ़ेंगे सत्ता की साझेदारी के रूप। राजनीतिक सत्ता का बंटवारा नहीं किया जा सकता। इसी धारणा के विरुद्ध सत्ता की साझेदारी का विचार सामने आया। लंबे समय की मान्यता चल रही थी कि सरकार की सारी शक्तियां एक व्यक्ति या किसी खास स्थान पर रहने वाले व्यक्ति के समूह के हाथ में रहनी चाहिए। अगर फैसले लेने की शक्तियां बिखर गई तो तुरंत फैसले लेना, उन्हें लागू करना संभव नहीं होगा। आज ऐसा ही होता है। स्टेट गवर्नमेंट किसी राज्य को अगर कुछ कार्य करना है तो वो राज्य सरकार ही कानून बनाएगी। कुछ कार्य ऐसे हैं जिन्हें देश की सबसे बड़ी सरकार, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं, देश की संसद। हमारे यहाँ पर 3 सरकारें हैं, 2 सरकारें हैं, लोकसभा, 3 सरकारें हैं। उसको राज्यसभा भी कह सकते हैं, लोकसभा कह सकते हैं, राज्यसभा कह सकते हैं, विधानसभा भी हो गया, ठीक है। लेकिन लोकसभा और राज्यसभा में बहुत फर्क है। लोकसभा भी कानून बनाती है और राज्यसभा। लोकसभा कहाँ के लिए कानून बनाएगी? पूरे देश के लिए, जो संसद है उसमें, क्योंकि राज्यसभा राज्य के लिए कानून बनाएगी। ऐसी ये चाहते थे कि एक शक्ति का केंद्र बने, लेकिन सभी का आत्मा एक जगह से कानून बन जाए। ये थोड़ी है कि एक पन्ना आप लेके भाग गए, दूसरा मैं लेके भाग गया, ऐसा नहीं। तो राजनीति का सिद्धांत, बुनियादी सिद्धांत, शक्ति बिखर गई तो फैसले लेने का अधिकार ने लागू करना संभव नहीं होगा। लेकिन लोकतंत्र एक बुनियादी सिद्धांत है कि जनता की सारी राजनीति का स्रोत है। इसमें लोग स्वशासन की व्यवस्थाओं के माध्यम से अपना शासन चलाते हैं। एक अच्छे लोकतांत्रिक शासन में समाज के विभिन्न समूहों और विचारों को उचित तय कर सम्मान दिया गया है और सार्वजनिक नीति तय करने की सबकी बातें शामिल होती। लोकतंत्र का अधिकार और शक्तियाँ यही है कि सभी का तो सम्मान हो, सभी की बातें सुनी जाए, उनमें से जो रहस्य है, जो बातें हैं, उन्हें निकाला जाए और उन पर खोज करके, उन्हें विचार करके उन सभी केंद्र बिंदुओं को उसमें समाहित किया जाए। ये सबसे बड़ी चीज़ें हैं लोकतंत्र की। सार्वजनिक नीतियाँ बनती है क्योंकि लोकतंत्र में जो नीतियाँ बनती है सभी के कल्याण के लिए बनती है, और जो सभी के कल्याण के लिए नीतियाँ बनाई जाती है वो कैसी नीतियाँ हैं? सार्वजनिक नीतियाँ, अर्थात सभी के कल्याण के लिए बनाई गई नीतियाँ। और इसी व्यवस्था को लोकतांत्रिक शासन प्रणाली कहा जाता है, और बहुत इसीलिए लोकतांत्रिक शासन प्रणाली बहुत अच्छा माना जाता है। इसमें सभी के जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा जनता पर शासन, यही लोकतंत्र की परिभाषा और लोकतंत्र का जीवन आधार है। इसमें ज्यादा से ज्यादा देश के नागरिकों की हिस्सेदारी होती है। अब देखो, आधुनिक लोकतंत्र की व्यवस्था में सत्ता की साझेदारी को अनेक रूप में कर सकते हैं। अब कल पढ़ेंगे पॉइंट्स इसके, ठीक है। अब कल पॉइंट हम कल पढ़ेंगे, बाकी के पॉइंट हैं वो 4 पॉइंट। चलो आज ठीक है।